पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। सवाल ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री की इन रैलियों का कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा और साथ ही जयंत चौधरी जो साथ आए हैं बीजेपी के, उसका कितना असर पश्चिम में पड़ने वाला है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी मोहित बेनीवाल जी के पास। तमाम सवालों के जवाब आज उनसे लेंगे। कैसा चल रहा है पश्चिम में चुनाव प्रचार? मोहित जी, पहले बहुत स्वागत आपका। कैसा चल रहा है मोहित जी पश्चिम के अंदर चुनाव प्रचार? मेरठ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को प्रारंभ किया। उसके बाद अभी सहारनपुर से एक कार्यक्रम अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर में हुआ और दोनों कार्यक्रमों में जिस प्रकार से आम जनता ने, आम जनमानस ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका विश्वास और जो उत्साह दोनों कार्यक्रमों में देखने को मिला, उससे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि प्रथम चरण में होता है चुनाव और इस बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार तो हम बना ही रहे हैं। तो मोदी जी की कल्पना है कि 400 पार हो और भाजपा 370 सीटें लेकर के आए। उत्तर प्रदेश नया इतिहास रचने जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 में से 14 सीटें जो पश्चिम क्षेत्र की आती हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, ऐसा हमें विश्वास है। तो मोहित जी देखिए, पश्चिम का मैं जिक्र करूंगा, खासकर जब एनडीए के साथ जयंत चौधरी आ जाते हैं तो ऐसी कुछ मजबूरी थी बीजेपी को कि जयंत चौधरी को साथ लेना था, या जो नारा आप दे रहे हैं 4 जून 400 पार, पश्चिम में ज्यादा सीटें जीतनी है, वो जयंत चौधरी के बिना मतलब सफल नहीं हो पा सकता था, तो इसलिए जयंत चौधरी को साथ लगाना पड़ा। देखो, जब एक गठबंधन होता है तो उसके कई पहलू होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरे देश के अनेकों दल ने माना है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करने के साथ साथ देश को ताकतवर और उसकी शक्ति को देखा गया है। तो जब गठबंधन की बातें हुई तो अनेकों दल अन्य गठबंधन को छोड़ करके, चाहे वह सपा कांग्रेस के गठबंधन रहे, उनको छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आए हैं। उसका उदाहरण बिहार में देखने को मिला है, उसका उदाहरण अन्य अनेकों प्रदेशों में देखने को मिला है। कांग्रेस का कुनबा घटा है, भाजपा का कुनबा बढ़ा है और परिवार बढ़ाने में हम लोगों का, हमारे विचारधारा के साथ कोई आकर के पार्टी को मजबूत करना चाहता है, कोई राजनीति के अलावा राजनीति के साथ जुड़ना चाहता है, कोई देश जिसका विचार देश की अखंडता के लिए है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था कैसे 5 ट्रिलियन की पहुंचे उसके लिए कोई काम करना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी प्रदेशों में अन्य दलों का स्वागत करती है कि वो हमारे विचार के साथ जुड़े और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए, जयंत चौधरी अपने आप में एक बड़ा नाम है और उनके पिताजी का भी एक बड़ा नाम रहा है, तो क्या ये माना जाए कि वाकई में पश्चिम के अंदर बीजेपी उन क्षेत्रों में जहां जयंत चौधरी जी का वोट है कमजोर थी विधानसभा चुनाव में, इसलिए जयंत चौधरी को साथ मिलाया गया? या जो बात आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की नीतियां राष्ट्रवाद की हो गई हैं, वो बीजेपी के साथ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो क्या दोनों की मजबूरियां थी? ऐसा है, जब मोदी जी ने निर्णय लिया कि किसानों के मसीहा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से उन्होंने सम्मानित किया और जयंत जी ने खुद कहा कि उसके बाद कुछ बचा नहीं और वो भी मोदी जी के साथ जुड़ करके, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ करके वो एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। उनका स्वागत है और निश्चित तौर पर जब परिवार मजबूत होता है तो चुनाव परिणाम और बेहतर आएंगे ही। अब विपक्ष में देखे, खासतौर पर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि विपक्ष तो अब ये तय नहीं कर पा रहा कि वो पार्टी कैंडिडेट किसको लड़ाए। आप समाजवादी पार्टी को देखो, मेरठ में उन्होंने 3 कैंडिडेट बदले, आप बागपत में देखो वहां कैंडिडेट बदले, बिजनौर में देखो वहां कैंडिडेट बदले। उनको कैंडिडेट ढूंढने में ही समस्या आ रही है, वो ताश के पत्तों की तरह कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। आपने भारत रत्न का जिक्र किया तो लोगों ने कहा कि मोदी जी तो 2014 में आ गए थे, तो 14 से 24 तक 10 साल लग गए मोदी जी को जानने में कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। अब चुनाव आ रहे हैं तो मोदी जी को भारत रत्न की याद आ गई चौधरी चरण सिंह को लेकर? ऐसा नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न 70 वर्ष देश के बीत गए, कांग्रेस ने कभी भी इस विषय पर चर्चा आई, उस विषय को आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल बाबा, उनकी माता जी, राजीव गांधी जी, नेहरू से लेकर के वो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे, किसानों की आवाज बुलंद की उन्होंने, कभी भी उनके इस विषय को लेकर के चर्चा नहीं। आज मोदी जी ने इस चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो काम किया है उससे पूरा देश गौरवान्वित है और उन्होंने 10 साल का समय है, अभी आने वाले अगले 5 वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाले हैं और बचे हुए काम उसमें भी पूर्ण होंगे। इन 10 वर्षों में जो पिछले 60-70 वर्षों में काम नहीं हुए, वो समयबद्ध सीमा के अंदर क्रमबद्ध होते हुए उस काम को पूरा करने का काम किया है। हर एक का समय होता है, उनके मन में कल्पना पहले से थी और पार्टी ने इस निर्णय लिया, मोदी जी के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम किया। और सम्मान केवल उनका नहीं है, करोड़ों किसानों का सम्मान है, युवाओं का सम्मान है, उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा का सम्मान है। तो मोदी जी के लिए सारे किसान भाई, सारे युवा साथी, सब लोग उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने
अंतिम निर्णय करके ये एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरा को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। मोदी जी, जिस समाज से आप आते हैं, बीजेपी ने उस समाज को बड़ा सम्मान दिया, चाहे देश के अंदर उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो, केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो, प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की बात हो। उस टाइम आप प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो 4 बड़े महत्वपूर्ण पद आपके समाज को दिए गए, लेकिन उसके बाद भी ये माना गया कि ये वर्ग बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो इसलिए जयंत चौधरी को साथ लाना पड़ेगा। तो ये जो लॉबी थी बीजेपी की, जिस समाज से आप आते हैं, आपको लगता है कि कुछ कमियां रही हैं कि वो बीजेपी को अपने समाज के साथ नहीं जोड़ पाए? इसका मैं जवाब ऐसे देता हूँ आपको। विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा था और उस समय किसान आंदोलन चरम सीमा पर था और देश में, दिल्ली में, विदेश में सब जगह चर्चा थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या करने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी था और हम लोगों ने किसानों के बीच जाकर के अनेकों कार्यक्रम किए। और किसान आंदोलन के बीच में जब चुनाव में मतदान हो रहा था तो उस समय पूरब में लोग ये पूछते थे कि पश्चिम में क्या होगा। और जब पहले चरण का मतदान हुआ तो 56 सीटों पर मतदान हुआ और वो सारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान बहुल क्षेत्र की और उसी क्षेत्र की विधानसभाएं थी जहां पर किसान आंदोलन था। उन 56 में से 46 सीटें जीत करके इसी क्षेत्र की जनता ने, सभी किसान भाइयों ने वो मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो जनता ने अपने वोट से उस जवाब को दिया है। मैं उस पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान हमेशा मोदी जी, योगी जी की नीतियों के साथ रहा है। आज हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय दुगने का काम करने का काम किया है। हमने 90% चीनी मिल ऐसी हैं जो 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। आज किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट खातों में किसान सम्मान निधि की आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जितनी भी बिजली की जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे उनको माफ करने का काम किया है। तो एक बड़ा काम किसानों के लिए हुआ है। आज किसान का बालक वो पढ़ भी सकता है और रात में अगर वो ट्यूबवेल का पानी चेक करने जाता है तो उसे अपराधी की चिंता नहीं होती। ये बड़ा परिवर्तन, एक राम राज्य की कल्पना उत्तर प्रदेश में जो होती थी उसको साकार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उसी का कारण है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का परिणाम। और अभी आप देख सकते हैं कि मोदी जी किस प्रकार से, अब स्थिति ऐसी है कि हम देश में चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, विशेष बात का है कि हम कितनी सीटें 400 से ऊपर लेकर के आएंगे, इस समय चर्चा हो रही है। मोहित जी, देखिए, जयंत चौधरी ने विपक्ष में रहते हुए जितना हाइप एकदम से लिया और वो जनता के बीच एकदम से पश्चिम के अंदर उनका वर्चस्व बढ़ा है, तो आपको नहीं लगता कि जो उनका वोटर, जितना मैं देख रहा हूं पश्चिम के अंदर, उनके वोटर में कंफ्यूजन है 50-50 कि जयंत चौधरी ने ठीक किया बीजेपी के साथ जाकर, क्योंकि अब तक वो बीजेपी के खिलाफ की राजनीति करते थे 22 के अंदर, और यही कारण था कि किसानों ने उनके साथ मिलजुल कर बड़ा साथ दिया उनका। तो कंफ्यूजन है कि बीजेपी ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद ग्राफ एकदम से डाउन कर देंगे जयंत चौधरी का? उन्होंने मुजफ्फरनगर में क्लियर संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ लग करके सब लोगों को जुड़ना है। और आज मैं स्थिति देखता हूँ, मैं अभी हम लोग कैराना लोकसभा के बाजू गांव में बैठे, ये आप देख रहे हैं आज वर्तमान स्थिति क्या है। आज विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, विपक्ष के पास लोग नहीं है और आज ये एनडीए गठबंधन इस परिस्थिति में पहुंचा है कि जहां पर हम हर बूथ पर 70-80% वोट लेने की स्थिति में है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जयंत जी हमारे बड़े भाई हैं, निश्चित तौर पर उनके साथ मिलकर के हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कैराना लोकसभा में आप बैठे हैं, कैराना के प्रचार के लिए आए हैं, कैराना का माहौल क्या कह रहा है मोहित जी? कैराना के आज हम लोग अभी विधानसभा शामली के सम्मेलन में थे, अभी गांव में कार्यक्रम हुई, चौपाल हुई। वर्तमान परिस्थिति देख करके मुझे लगता है इस समय तो अब तो जीत हार के मार्जिन की बात है, जीतने में तो कोई कसर हमारी नहीं। और जब मोदी जी सहारनपुर आए और जितना उत्साह जनता में इस लोकसभा से लोग गए और सहारनपुर लोकसभा से गए, तो उससे देख करके लगता है कि इस बार हमें कोई जीतने में कोई संदेह नहीं है। अब हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम कैसे अपना वोट शेयर बढ़ाएं और कैसे एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। लोग कैराना की जीत को, जैसा आप कह रहे हैं कि यदि कैराना प्रदीप चौधरी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जयंत चौधरी की जीत होगी। यदि जयंत चौधरी गठबंधन में रहते तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पर बीजेपी का कैराना में जीतना। तो क्या सेहरा जयंत चौधरी के सर बंधेगा? ऐसा है, जो जीत होगी वो मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ जयंत जी के भी इस गठबंधन में आने की, वो जीत उनकी जीत हमारी जीत और हमारी जीत उनकी जीत, यही तो गठबंधन होता है। तो जीत हमारी सबकी जीत होगी। इकरा हसन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो उनका वोटर है वो तो उनको वोट दे ही रहा है, जो आपका वोटर है उसमें भी सेंधमारी हो रही है, हिंदू वोटर्स में भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग ऐसा बता रहे हैं, उनके भी समर्थक। तो उससे किस तरीके से? ये तो मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी परिवार है, परिवारवाद की राजनीति रही है और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी परिवारवादी राजनीति के ही प्रोडक्ट्स हैं। और अखिलेश यादव खुद उस बात का प्रतीक है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश पूरा प्रयास किया कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने और उस परिवारवादी सोच को लेकर के ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनका परिवार यहाँ कैराना में बढ़ता है। तुष्टीकरण की राजनीति आज जनता को समझ में आ गई। आज लोग विकास के साथ जुड़े हैं। आप शामली जनपद में देखो, चारों तरफ से हाईवेज का निर्माण है। वंदे भारत जो है वो सहारनपुर से होते हुए दिल्ली जाती है।
आज इस क्षेत्र के अंदर विकास सड़क पर और किसानों के खेतों में दिखाई देता है। तो ये तुष्टिकरण की रणनीति अब आगे नहीं चलेगी, अब लोग जान चुके हैं। इसका उत्तर लोग चुनाव। 2 सीटों में ज्यादा जा रहा हूँ, सहारनपुर और कैराना। तो कैराना में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो यहाँ के बड़े नेता हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो बीजेपी के प्रचार या बीजेपी के सिस्टम में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो बड़े नेता हो, चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। कुछ नेता ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हो, गुटबाजी दिख रही है बीजेपी के अंदर शामली में। देखो, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। जो पार्टी स्तर पर ऐसी समस्या होती है उनका समाधान हम लोग करते हैं उचित स्तर पर बात करके। और हमारी चुनाव की प्रबंधन समिति होती है, लोकसभा स्तर पर होती है, विधानसभा स्तर पर होती है, प्रदेश स्तर पर भी होती है। तो जो विषय ऐसे आते हैं उन लोगों का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं और काफी हद तक वो चीजें ठीक भी हुई हैं। और मुझे विश्वास है अगर ऐसा कुछ विषय होगा, आएगा, तो हम लोग उसको समाधान करके आगे बढ़ेंगे। मेरे 2 अंतिम सवाल हैं मोहित जी। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि बहुमत तो 272 पे भी आ सकता है, लेकिन बीजेपी 400 पार कर देश के संविधान को बदलना चाहती है और यदि ऐसा होता है तो मुसलमान 2ym दर्जे का नागरिक हो जाएगा इस देश के अंदर। 2014 में हमारी सरकार बनी, 2019 में हमारी सरकार बनी। जब हम आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत घर देते हैं तो हम उस क्राइटेरिया के आधार पर देते हैं, मोदी जी के आधार पर निर्णय करते हैं कि आवश्यकता किसकी है और किसका घर बनना चाहिए। उस समय अगर किसी हिंदू का घर बनता है या किसी मुसलमान का घर बनता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। हम लोग जब निर्णय लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराध दूर होना चाहिए, तो ये देख के अपराध दूर नहीं करते कि ये हिंदू के लिए अपराध दूर हो रहा है कि मुस्लिम के लिए। हम जब सड़कों का निर्माण करते हैं, हाईवे, नेशनल हाईवेज का निर्माण होता है, या हम रेलवे में वंदे भारत चलाते हैं, तो वो जाति और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होते। विकास के निर्णय देश के लिए होते हैं। हमारे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है, राजनीति पहले है। तो कैराना कितने से जीत रहे हैं? कोई पिछली बार तो 92,000 से जीते थे, इस बार जयंत चौधरी भी साथ हैं, तो कितने से जीतेंगे इस बार? इस बार मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कैराना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जो पिछले 70 वर्षों में नहीं बना होगा। एक ऐसा जीत का अंतर होगा, आपकी कल्पना से परा होगा। नंबर कहना चुनाव में बहुत मुश्किल होता है, पर 92,000 तो कोई नंबर पिछली बार का था, उस नंबर की कोई कल्पना नहीं है। हम लोग 61% वोट शेयर लेकर के जाना चाहते हैं और उसके आधार पर मुझे लगता है एक बड़ी जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना से होगी, एक विराट जीत होगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ से प्रत्याशी दिल्ली जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। तो 4 जून 400 पार होगा, जैसे फिर नारा है, जुमला है, 400 पार तो होगा ही। बात इस बात की है कि कितने मार्जिन से हम लोग जीत करके जाएं और 400 से कितना ऊपर जाएं, सवाल इस बात का है। चलिए मोहित जी, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। मोहित बेनीवाल जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। फिलहाल